हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं होल्डिंग चैप्टर, बेसिक्स ऑफ होल्डिंग चैप्टर। गाइस, होल्डिंग चैप्टर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। 15 मार्क्स का 20 मार्क्स की वेटेज ये चैप्टर रखता ही रखता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे होल्डिंग कंपनीज अकाउंट्स भी कहते हैं। तो गाइस, सबसे पहले ना हमको ये समझना पड़ेगा कि होल्डिंग चैप्टर बेसिकली है क्या। मैं आपको थोड़ा सा इसका शॉर्ट में एक बैकग्राउंड बता देता हूँ, ताकि आपको आने वाले जितने भी वीडियोस हैं या जो भी हमारा डिस्कशन होगा वो आपको इजीली समझ में आ जाए। गाइस, होल्डिंग चैप्टर ना एक तरह का आप मान के चलिए, इसमें हम क्या करते हैं कि जो होल्डिंग कंपनी होती है वो अपने जितनी भी सब्सिडरी होंगी उनको ऐड कर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ऐड कर लेंगी। अब इसको ही हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं। मतलब जो होल्डिंग कंपनी होगी वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपनी जितनी भी सब्सिडरीज हैं, एसोसिएट्स हैं, जॉइंट वेंचर्स हैं, उसके अकाउंट को क्लब करके अपनी बुक्स में दिखाना ही होल्डिंग कंपनी है। तो गाइस, ये बात मैंने बहुत छोटे तौर पर आपको समझाई है, इसका डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। फर्स्ट हम पहले थोड़ा समझ लें कि होल्डिंग कंपनी है क्या। गाइस, आप देखें तो होल्डिंग एंड सब्सिडरी, मान लीजिए एंटिटी 1 है और एंटिटी 2 है। एंटिटी 1 का एंटिटी 2 पर कंट्रोल है। होल्डिंग का सब्सिडरी पे कंट्रोल है, ठीक है। तो जिसने होल्ड किया वो होल्डिंग कंपनी, और जिस पर होल्ड कर रखा है वो सब्सिडरी कंपनी। अच्छा, एक गाइस मैं आपको ये बता दूं कि हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं होल्डिंग चैप्टर, इसको हम दोनों तरह से मिक्स होके पढ़ेंगे, एज पर एएसपी और एज पर इंड-एएस। जिन्होंने एएस कर रखे हैं और इंड-एएस पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए लेक्चर है। जिन्होंने इंड-एएस ही पढ़ना है उनके भी ये लेक्चर हैं, और जिनको दोनों के बारे में दोनों ही पता करने हैं कि एएस में क्या ट्रीटमेंट है और इंड-एएस में क्या ट्रीटमेंट है, हम यहाँ दोनों की बात करेंगे। मैं पहले आपको जो एएस में ट्रीटमेंट है उसको समझाऊंगा और उसको मैं इंड-एएस में धीरे धीरे उसको कन्वर्ट कर दूंगा। गाइस, एएस और इंड-एएस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, कुछ ही फर्क है, बट क्योंकि हमें इंड-एएस समझने के लिए एएस में क्या ट्रीटमेंट हो रहा था पहले वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम एएस की भी बात करेंगे और इंड-एएस की भी बात करेंगे, ठीक है। और एंड में मैं सारा जो क्रक्स है वो एएस के अकॉर्डिंग भी बताऊंगा और इंड-एएस के अकॉर्डिंग भी बताऊंगा, बट क्योंकि अब इंड-एएस ही रेलिवेंट है, एएस हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। बट वो फ्रेंड्स मेरे जो एएस पढ़ा हुआ है लेकिन इंड-एएस नहीं पढ़े हैं, उनके लिए मैं दोनों कंसीडर करके चल रहा हूँ। तो गाइस, आप देखो, एएस कहता है कि कंट्रोल इज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट। एएस और इंड-एएस दोनों का ही कंट्रोल की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में दी गई है, ठीक है। अब आप देखें तो मान लीजिए कि एक कंपनी का किसी कंपनी पर होल्ड कब माना जाता है, वो कब सब्सिडरी बनती है, वो कब एसोसिएट बनती है, वो कब जॉइंट वेंचर बनती है। हम इसके बारे में यहाँ बस एक छोटी सी लाइन पढ़कर छोड़ देंगे, आगे उसका फुल डिस्कशन हमारे पास है। गाइस, अगर मैं एसोसिएट की बात करूँ तो एसोसिएट में क्या होता है कि एक एंटिटी 1 है जिसने
इन्वेस्ट कर रखा है एंटिटी 2 में और उसका एंटिटी 2 में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की जो डेफिनेशन है वो AS-23 के लिए और AS-28 के लिए दी गई है कंपनीज एक्ट में। मैं फिर आपको गाइस कह रहा हूँ कि हम इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, कंट्रोल का मतलब क्या होता है। अभी हम सिर्फ एक छोटा सा ओवरव्यू ले रहे हैं। ऐसे ही को वेंचर्स एंड जॉइंट वेंचर्स, को वेंचर्स एंटिटी 1 और एंटिटी 2 जॉइंट वेंचर्स, इसको भी कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया हुआ है। ठीक है गाइस, कंपनीज एक्ट में इसको डिफाइन किया हुआ है। अब हम आगे का डिस्कशन चालू करते हैं गाइस। आप ये बात देख लें कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सब के लिए अलग अलग एएस हैं। सब्सिडियरी के लिए अलग एएस है, एसोसिएट्स के लिए अलग एएस है और जॉइंट वेंचर के लिए अलग एएस है। और इंडेस में ये 4 एएस आते हैं। सब्सिडियरी के लिए इंडेस 110, जॉइंट वेंचर्स के और एसोसिएट्स के लिए इंडेस 28 और जॉइंट अरेंजमेंट के लिए 111 और अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ सब्सिडियरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर इन सेपरेट स्टेटमेंट इंडेस 27। गाइज हम ये सारे स्टैंडर्ड स्टडीज करेंगे और इसका डिस्क्लोजर कैसे करना है, क्या करना है, ये सारा इंडेस 112 हमें बताएगा। तो गाइज अब हम अपना बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं एएस। गाइज आप ये बिल्कुल मत सोचना कि ये एएस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको पहले बता रहा हूँ। गाइज इंडेस को समझने के लिए आपको एएस थोड़ा सा टच लेना पड़ेगा, तभी आप इंडेस को समझ पाएंगे। जैसे हम डायरेक्ट टैक्स में एकदम अमेंडमेंट पढ़ने के लिए हमें पीछे का लॉ पता होना चाहिए, उसी तरह इंडेस को पकड़ना अगर आपको अच्छे से है तो आपको पहले ही समझना पड़ेगा कि एएस में क्या था। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अकाउंटिंग ऑफ सब्सिडियरी AS-21। ठीक है, मैं आपको अगर ले लैंग्वेज में बताऊं, अगर मैंने किसी कंपनी में 90% या मैं आपको कह दूं 50% से ज़्यादा अगर कंट्रोल कर रखा है, 50% से ज़्यादा, 50% नहीं 50% से ज़्यादा अगर मैंने उस एंटिटी को शेयर होल्ड कर रखे हैं, तो वो एंटिटी मेरे लिए क्या हो जाती है, सब्सिडियरी हो जाती है। अब मैं आपको इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाता हूँ। पहले देखिए क्या लिखा है, इफ वन एंटिटी हैज होल्ड मोर देन 50% ऑफ हिज शेयर कैपिटल ऑफ अदर इक्विटी, यानी कि एंटिटी 1 अगर एंटिटी 2 के 90% शेयर होल्ड करे तो ये होल्डिंग हो जाएगी और ये सब्सिडियरी। ऐसे ही एंटिटी 1 और एंटिटी 2 अगर इसमें इसकी 40% है तो हम इसको होल्डिंग नहीं मानेंगे, इसको सब्सिडियरी नहीं मानेंगे, क्योंकि ऊपर क्या लिखा है, मोर देन 50% ऑफ शेयर कैपिटल। अब ऐसे ही कंट्रोल की डेफिनेशन सिर्फ आप ये ना समझें कि सिर्फ शेयर के लिए ही है। ठीक है, अगर मेरा उसमें जो डायरेक्टर्स का कंट्रोल है वो रेशो में ज़्यादा है, मान लीजिए कि कोई कंपनी है उसमें 5 डायरेक्टर हैं और 3 उसमें से मैंने अपने डायरेक्टर बिठा दिए हैं, तो वो मेरी सब्सिडियरी ही मानी जाएगी एज पर कंपनी लॉ। अगर आपने डायरेक्टर्स का चैप्टर पढ़ा है कंपनी लॉ में तो आपको इसे समझने में दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सिर्फ अब इतना समझ लीजिए कि अगर एक एंटिटी में 5 डायरेक्टर हैं और उसमें से 3 डायरेक्टर एंटिटी 1 के हैं, तो वो एंटिटी 2 जो है एंटिटी 1 की सब्सिडियरी मानी जाएगी और एंटिटी 1 कंसीडर हो जाएगी एज अ होल्डिंग कंपनी। लेकिन अगर मान लीजिए
कि मेरे पास सिर्फ पाँच डायरेक्टर में से सिर्फ मैंने यहाँ अपने 2 डायरेक्टर ही बिठा रखे हैं, तो ये सब्सिडियरी नहीं मानी जाएगी। ओके गाइस, अब हम अपना थोड़ा सा होल्डिंग चैप्टर का बेस तैयार करते हैं कि एक्चुअली में होल्डिंग चैप्टर है क्या। गाइस आप ना उसके लिए एक ना स्टोरी सुनिए पहले। गाइस सपोज मान लीजिए ये 2 बैलेंस शीट हैं, एक ये, ठीक, और मान लीजिए एक ये, ठीक है। गाइस ये होल्डिंग कंपनी है और ये होल्डिंग कंपनी है और ये सब्सिडियरी है। अब मान लीजिए गाइस कि ये होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट है और ये सब्सिडियरी कंपनी की बैलेंस शीट है। अब हम ये बात देख चुके हैं कि ये होल्डिंग कब कहलाएगी और ये सब्सिडियरी कब कहलाएगी। अब इस चैप्टर में मैंने आपको बताया है कि मेरी अपनी सेपरेट बैलेंस शीट है, यानी कि होल्डिंग कंपनी की अपनी सेपरेट बैलेंस शीट है और सब्सिडियरी कंपनी की अपनी सेपरेट बैलेंस शीट है। तो एज पर कंपनी लॉ होल्डिंग कंपनी को अपने जितने भी सब्सिडियरी हैं, जॉइंट वेंचर हैं, एसोसिएट्स हैं, उसके अकाउंट्स को क्लब करके एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी होती है। उसी का नाम कंसोलिडेशन या हम जिसे होल्डिंग चैप्टर कहते हैं वो। तो मैं क्या करूँगा, इस बैलेंस शीट को इसमें मर्ज कर दूंगा। अब जब मैं इसको इसमें मर्ज कर दूंगा तो वो होल्डिंग जो है वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बन जाएगी। यही ऑडिटर साइन करेंगे, यही कंपनी की फाइनल बैलेंस शीट कहलाई जाएगी। ठीक है। अब गाइस इधर देखो, गाइस क्या कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंसोलिडेशन, जरा समझे गाइड्स। कंसोलिडेशन इज एक्सेप्शन ऑफ बिजनेस एंटिटी। एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि मेरी अपनी बैलेंस शीट है और सब्सिडियरी की अपनी बैलेंस शीट है, मुझे उसकी बिना मतलब ही ऐड करके दिखानी पड़ रही है। क्यों? मुझे ये चीज़ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नहीं कहते, ये मुझे कौन कहती है? कंपनी लॉ कहती है, हमारी गवर्नमेंट कहती है, हमारा जो इंडियन स्ट्रक्चर है ये कहता है कि आप क्लब करके दिखाएं। ठीक है। तो उसी के बारे में लिखा है, अंडर कंसोलिडेशन इन्वेस्टमेंट सब्सिडियरीज आर कैंसिल्ड एंड शेयर कैपिटल ऑफ रिजर्व ऑफ सब्सिडियरीज एंड एक्चुअल एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड रिपोर्टेड फॉर एंटायर ग्रुप। गाइस इसका मतलब ना मैं अभी आपको समझाता हूँ। पहले आप देखिए, ये जो मैंने आपको ये समझाया, मैंने आपको ये बताया ना कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेंगे, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो बनेगा, कंसोलिडेटेड नोट्स अकाउंट बनेंगे, कंसोलिडेटेड ही कोई डिस्क्लोज करने की इंफॉर्मेशन वो बनेगी, और शेड्यूल 3 की जो भी वो मांगेंगे डिवीजन में वो डिस्क्लोज हमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ठीक है। अब गाइस मैं ना आपको ये इलस्ट्रेशन मैंने रखी हुई है, ये इलस्ट्रेशन आपको बताता हूँ कि ये इलस्ट्रेशन आखिर है क्या। गाइस आपको नजर तो आ रहा है ना? हाँ गाइस, ये ना एक ये बैलेंस शीट, ये एक एग्जांपल है। इसमें आप ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक एग्जांपल है, इसमें लिखा हुआ है कि ये ना होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट है, ये वाली, इस तरफ वाली। ध्यान रखिए, ये बिफोर कंसोलिडेशन है, मतलब ये होल्डिंग कंपनी की सेपरेट बैलेंस शीट है और ये सब्सिडियरी कंपनी की सेपरेट बैलेंस शीट है। तो इसमें हम इसको एक बार बैलेंस शीट को स्टडी कर लेते हैं। इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल दी हुई है 10 लाख, 12 लाख, शेयर रिजर्व एंड सरप्लस दिए हुए हैं 2 लाख और 1 लाख, 10% डेप्ट दिया हुआ है 4 लाख, 1 लाख, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 2 लाख और 3 लाख, फिक्स्ड एसेट 6 लाख, 10 लाख, इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड। क्या 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 क्या, 1 मिनट, इसको पढ़ना, इसको ध्यान से पढ़ेंगे हम। ये क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है कि होल्डिंग कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है एस लिमिटेड में कितनी,
100%। गाइस 100% करी जभी तो होल्डिंग कंपनी, ये कंपनी होल्डिंग कंपनी कहलाई और एस लिमिटेड सब्सिडियरी कंपनी कहलाई, और ये हो गया हमारा करंट एसेट्स। 5 लाख और 7 लाख, तो ये हमारा हो गया टोटल बैलेंस शीट का। ठीक है गाइस, और अगर हम इधर देखें तो क्या कहता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एच लिमिटेड एक्वायर्ड ऑल शेयर एज 31/3/2018, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज एट 31/3/2018। ठीक है गाइस, अब हमें क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था कि ये एच लिमिटेड की बैलेंस शीट है, ये होल्डिंग की बैलेंस शीट है और ये सब्सिडियरी की बैलेंस शीट है, हमें इसको क्लब करके दिखाना है। बट ना गाइस, आप मेरी ना एक स्टोरी सुनिए, पूरा का पूरा गाइस, पूरा का पूरा होल्डिंग चैप्टर उसका क्रक्स है, उसी के बेस पर सारी की सारी होल्डिंग कंपनी टिकी हुई है। अब देखिए गाइस, सपोज मान लीजिए कि मैं हूं होल्डिंग कंपनी और आप हो सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, अब मैं आपकी कंपनी को अपने अंदर क्लब करूंगा। ठीक है, तो आपकी एसेट्स जितनी होंगी वो मैं शो करूंगा, आपकी जितनी लाइबिलिटीज होंगी वो मैं शो करूंगा। ठीक है, और जब मैंने आपकी कंपनी में शेयर को परचेज किया होगा, क्या किया होगा, शेयर को परचेज किया होगा, उसको मैंने अपने उसमें एज अ इन्वेस्टमेंट दिखाया होगा। ठीक है, तो अब एक बात बताइए गाइस, मुझे आप ना जरा सेंस लगा करके सोचें कि जो सब्सिडियरी कंपनी की एसेट्स हैं, ठीक है, और जो सब्सिडियरी कंपनी की लाइबिलिटीज हैं, अगर मैं टोटल एसेट्स में से लाइबिलिटी को माइनस कर दूं तो मेरे पास उस कंपनी की नेट एसेट्स आ जाएंगी। ओके गाइस, ठीक है, अब जो ये नेट एसेट्स आएंगी ना गाइस, ये नेट एसेट्स, मान लीजिए सपोज ये नेट एसेट्स आती हैं 10 लाख रुपीस की। ठीक है, और मैंने जो इन्वेस्टमेंट करी है आपकी कंपनी में वो 8 लाख रुपए दे करके करी है। इट मीन्स आप इस बात को समझें गाइस कि मैंने 10 लाख की कंपनी को खरीद लिया, मैंने 10 लाख की कंपनी को खरीद लिया मात्र 8 लाख रुपए देकर। गाइस, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने 10 लाख रुपए देकर के 10 लाख की कंपनी को खरीद लिया 8 लाख रुपए देकर। इट मीन्स 2 लाख का मेरा हो गया कैपिटल रिजर्व, वो कैपिटल रिजर्व हो गया गाइस, कैपिटल रिजर्व। आप खुद सोचें, मैं कैश लेकर के जो गया इस कंपनी के पास वो सिर्फ 8 लाख की लेके गया, मैं जो कैश लेके गया गाइस वो 8 लाख ही लेकर के गया, और बदले में एसेट जो मैंने ले ली वो 10 लाख की ले ली। तो मैं जो अपनी बैलेंस शीट में क्या करूंगा, अब जब कंसोलिडेटेड करूंगा, भैया जब मैंने इसकी सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज मिला करके क्लब कर दी हैं, तो मैंने जो होल्डिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट शो कर रखी थी वो तो कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि जब मैं ये ऐड ही कर दूंगा तो, और जो कैपिटल रिजर्व निकल करके आया वो मैं बैलेंस शीट में दिखा दूंगा। ठीक है गाइस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ होल्डिंग चैप्टर का। सारे की सारी होल्डिंग कंपनी इसी चीज के ऊपर टिकी है, और काफी स्टूडेंट इसके ऊपर कंफ्यूज रहते हैं कि कैपिटल रिजर्व क्यों निकला और गुडविल क्यों निकला। अब गाइस, मैं सिर्फ अभी कैपिटल रिजर्व की बात कर रहा हूँ कि कैपिटल रिजर्व कैसे निकला कि 10 लाख की कंपनी को मैंने जो इन्वेस्टमेंट यहाँ दिखाई थी वो 8 लाख में लेकर के ही खरीद ली, तो 2 लाख मुझे कम देने पड़े ना, तो दैट इज ही कैपिटल रिजर्व।
अब देखो कंसोल, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। अब हमने क्या करना है गाइस, सीधा सीधा गाइस, एएस में ना बैलेंस शीट ऐसे बनती थी कि पहले तो लाइबिलिटीज आती थी और फिर एसेट्स आते थे, लेकिन इंड एएस में चेंज हो गया है। इंड एएस में एसेट्स ऊपर आते हैं और लाइबिलिटीज नीचे आती हैं। तो वो हम जो आगे आगे लेक्चर होंगे उसमें करेंगे। तो अब हमने गाइस सीधा सीधा क्या करना है, इस दोनों की दोनों, मैंने आपको क्या बताया, दोनों की एसेट्स इसकी एसेट्स और इसकी लायबिलिटी इसमें क्लब कर दो और इन्वेस्टमेंट को हटा दो और कैपिटल रिजर्व जो आया है उसको ऐड कर दो। गाइस इन्वेस्टमेंट में क्यों हटा रहा हूँ, आप जरा सोचें। एक बैलेंस शीट ये थी, एक बैलेंस शीट ये थी। जब ये इन्वेस्टमेंट शो करती है किसको, ये यहाँ पे जो मैंने होल्डिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट दिखा रखी है गाइस, ये जो होल्डिंग कंपनी में मैंने इन्वेस्टमेंट दिखा रखी है, ये किसको शो करती है, ये शो करती है गाइस सब्सिडरी को। और जब मैं सब्सिडरी की अब मैं क्लब कर दूंगा बैलेंस शीट में, तो गाइस ये डबल एंट्री होकर के इसका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है गाइस, इसका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा और एसेट और लायबिलिटी के रूप में जो निकलेगा वो कैपिटल रिजर्व निकलेगा, वो हम यहाँ पे क्लब कर देंगे। अब गाइस यहाँ पे ना आप देखो, भी आपको दिखाता हूँ। इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड एट 7 लाख, 7 लाख की इन्वेस्टमेंट में मैंने 13 लाख रुपए की कंपनी पर कब्जा कर लिया। और कितना, 100%। इट मीन्स कि 7 लाख रुपए देकर मैंने 13 लाख रुपए की कंपनी में अपना 100% हिस्सा खरीद लिया। इट मीन्स जो 6 लाख है वो कैपिटल रिजर्व में दिखाऊंगा अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में अंडर रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में। अब गाइस देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो गाइस, अब मैं जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाऊंगा ना, तो अब क्या होगा, मैं ये सारे के सारे एसेट्स और सारी की सारी लायबिलिटीज होल्डिंग कंपनी में ऐड करके दिखा दूंगा गाइस। ठीक है, सारे के सारे कंपनी में ऐड करके दिखा दूंगा। लेकिन अब जब मैं होल्डिंग कंपनी में ऐड करूंगा ना, तो इक्विटी शेयर और रिजर्व कैपिटल, जो इक्विटी शेयर और रिजर्व कैपिटल है उसको ऐड नहीं करूंगा गाइस, उसको ऐड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि डबल इफेक्ट के कारण वो कैंसिल हो जाएगी इन्वेस्टमेंट इधर से और सब्सिडरी से हट जाएंगे ये। क्यों 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 क्यों, मैं उसका भी आंसर आपको देता हूँ। क्योंकि जो एसेट्स, जो नेट, जो ये पूरी कंपनी का निचोड़ क्या है गाइस, इस पूरी कंपनी को अगर मैं तोलूं तो इस कंपनी का निचोड़ क्या है, इस कंपनी का जो निचोड़ है वो है नेट एसेट्स। और नेट एसेट्स निकालने के 2 तरीके होते हैं गाइस। या तो आप एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दें, तो नेट एसेट्स निकल सकती है, या फिर आप जो इक्विटी शेयर का और रिजर्व्स का जो हिस्सा होता है आप उसको ऐड कर लें। ठीक है, तो दोनों तरीके से नेट एसेट्स निकला जा सकता है। लेकिन गाइस अभी हम जो बात कर रहे हैं नेट एसेट्स निकालने के लिए, वो हम इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये वाला हिस्सा से हम क्यों नहीं ले रहे या क्यों लेते हैं और कब लेते हैं और क्या कैसी कौन सी क्वेश्चन लैंग्वेज यूज़ करता है जब हम वो लेते हैं। तो अब आप मेरी बात समझे कि मैंने 7 लाख वाली एसेट्स 7 लाख रुपए दे करके 13 लाख वाली कंपनी पे 100% होल्ड कर लिया। तो मैं अपनी बैलेंस, मैंने आपको शुरू में बताया था, मैं होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं वो क्लब कर लेगी, जितनी भी लायबिलिटी है वो क्लब कर लेगी, और जो दो बैलेंस निकला 7 लाख रुपए दे करके 13 लाख रुपए की कंपनी खरीद ली, तो मेरे लिए तो वो कैपिटल रिजर्व हो गया, कैपिटल प्रॉफिट हो गया, तो वो मैं उसको अपनी रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड करके दिखाऊंगा। ठीक है गाइस, अब आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको बैलेंस शीट दिखाता हूँ। अब देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, ये है बैलेंस शीट। देखिए गाइस, ये है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल, देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने सिर्फ होल्डिंग कंपनी की ली है 10 लाख रुपए, सब्सिडियरी की नहीं ली। क्यों? क्योंकि वो तो कैंसिल हो गई। रिजर्व एंड सरप्लस मैंने 2 लाख रुपए होल्डिंग कंपनी के लिए हैं, और 6 लाख रुपए मेरा जो निकला वो कैपिटल रिजर्व निकला। ये देखिए गाइस, मैंने सिर्फ 2 लाख लिए हैं इसके
ये नहीं लिया, ये नहीं लिया, ये नहीं लिया। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो ऑलरेडी इंक्लूड है ना एसेट्स में और लायबिलिटी में। जो हम नेट एसेट्स की बात कर रहे हैं, जो हम अपने में ऐड कर रहे हैं। तो गाइस ऐसे ही मैंने अपनी जितनी भी, आप देखिए गाइस, ये जो लायबिलिटी आपको दिख रही, ये 4 और 1 5 और 3 और 2 5, तो 10% डेट और क्रेडिटर, ये भी दोनों इसमें ऐड करके दिखा दूंगा गाइस। देखिए गाइस, लॉन्ग टर्म डेट मैंने दिखाई है 5 लाख और ट्रेड पेबल मैंने दिखा दिया यहाँ पर 5 लाख, और ये मैंने इसको ऐड कर दिया। सिंपली मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सारी की सारी लायबिलिटी ऐड कर दी, और शेयर कैपिटल मैंने सिर्फ होल्डिंग वाला लिया, यानी कि अपना लिया, और सब्सिडियरी का मैंने 6 लाख, जो मेरा तो अपना रिजर्व था वो तो मैं लूँगा ही, लेकिन ये 6 लाख मेरा वो कैपिटल रिजर्व है, वो निचोड़ है उस कंपनी को खरीदने का। अगर ये कैपिटल रिजर्व है तो मैं यहाँ दिखाऊंगा, अगर आगे कुछ और निकलता है तो मैं उसको कहीं और दिखाऊंगा। ठीक है गाइस, ऐसे ही मैंने एसेट्स पूरी की पूरी, देखो गाइस, यहाँ पे ऐड कर दूंगा। फिक्स एसेट्स 6 और 10 16, इसको ये कैंसिल हो गई। ये कैंसिल क्यों हो गई? क्योंकि इसका कैंसिलेशन और इसका कैंसिलेशन का निचोड़ ही क्या है गाइस? कैपिटल रिजर्व या गुडविल, जो भी आएगा। हम उस गुडविल के बारे में बाद में बात करेंगे गाइस। तो वो हो गया 7 लाख। और करंट एसेट्स तो देखिए आप, ये हो गया 16 लाख, ये हो गया 16 लाख, और करंट एसेट्स हो गई 7 और 5 12, दोनों की दोनों मैंने यहाँ पे ऐड करके दिखा दी हैं। फिक्स एसेट दिखा दिया है 16 लाख, और ये मैंने दिखा दिया करंट एसेट्स 12 लाख। ठीक है गाइस, अब गाइस मैं ना आपको इसकी जर्नल एंट्री बताता हूँ। और देखो मैंने गाइस ना यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आप इसको देखें तो समझ जाए। ठीक है, अब देखिए गाइस, मैंने क्या किया, मैंने जो आपको बताया मैंने वही किया। देखिए गाइस, मैंने सब्सिडियरी की इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व को खत्म कर दिया। 12 और 13 थी ना, यानी कि लाइबिलिटीज को कम कर दिया, कैपिटल को कम कर दिया। जब कैपिटल को कम करेंगे तो वो डेबिट हो जाएगा गाइस। ठीक है, और अपनी इन्वेस्टमेंट को खत्म कर दिया। एसेट्स ऊपर थी, उसको नीचे लिया, खत्म कर दिया। जो बैलेंस बचा वो कैपिटल रिजर्व के रूप में हम दिखाते हैं, और यही तरीका है गाइस। आप खुद ही सोचे ना, मतलब मैं इस चीज़ को बार बार क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि यही बेस है होल्डिंग कंपनी का। आप मुझे एक बात बताइए, मार्केट में आप, सपोज मैं आपको कहूँ कि आप ये पेन खरीदने गए, ठीक है, अब मार्केट में इस पेन की कीमत 5 रुपये है, ठीक है, लेकिन आप इसको 4 रुपये में खरीद लाए। जो आपने 1 रुपया बचाया, तो वो कैपिटल क्या हो गया? कैपिटल रिजर्व। वो यहाँ पर यही है कि मैं 5 रुपये वाला पेन, मैं 5 रुपये वाला पेन, ये पेन है, मैं 5 रुपये वाला पेन 4 रुपये में ही खरीद लाया। 1 रुपया जो बचाया वो कैपिटल रिजर्व हो गया, और उसको मैंने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में अपने प्रॉफिट में ऐड करके दिखाया है एज अ कैपिटल रिजर्व, जो कि ये रहा। ठीक है गाइस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना गाइस? ठीक है गाइस, अब गाइस कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक अनेक्शर और बनता है गाइस। अब जो बात मैंने आपको समझाई ना इतनी देर तक, उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं गाइस? उसको प्रेजेंट करते हैं हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के नाम से, यानी कि हम उसको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कहते हैं कि किसी भी होल्डिंग कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट किया, वो उसकी रेशो में प्रॉफिट निकल कर आया या कुछ और निकल कर आया, उस चीज को शो करने का नाम ही कॉस्ट ऑफ कंट्रोल है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मानो तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि होल्डिंग ने सब्सिडियरी पर जो कंट्रोल लिया उसकी क्या कॉस्ट आई, तो उसको ऐसे आप याद कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल उसको शो कैसे करें। गाइस, होल्डिंग कंपनी ने 7 लाख रुपए दिए थे, उसको कहते हैं हम गाइस अमाउंट इन्वेस्टेड। होल्डिंग कंपनी ने 7 लाख रुपए दिए थे, और मैंने 7 लाख रुपए दे करके 13 लाख रुपए वाली कंपनी पर अपना हक जमा लिया।
तो 7 में से अगर आप 13 लेस करेंगे तो 6, दैट इज कैपिटल रिजर्व। तो गाइस इसी को हम जो गुडविल निकालना और जो जितने भी मैंने अभी आपको मुंह से वर्बली बताया उसको हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं और इसको कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। इट मीन्स कि होल्डिंग कंपनी ने जो सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट करी उसका नेट इफेक्ट ऑन कंसोलिडेशन प्रॉफिट में रहा या फिर लॉस में रहा। अब इस केस में ये प्रॉफिट में रहा किसके लिए होल्डिंग के लिए। अच्छा गाइस, मैं ना आपको आपकी नॉलेज के लिए एक चीज और बताता हूँ। आप ना गाइस इस बैलेंस शीट पे नजर डालिए। देखिए ये जो बैलेंस शीट है ना, ये बैलेंस शीट ना बहुत ही कम, या फिर जिसे मैं कह सकता हूँ कि मतलब आप गाइस ये समझिए कि कंसोलिडेशन का कॉन्सेप्ट आया क्यों, कंसोलिडेशन क्यों बना। आप जरा इसको समझें। होल्डिंग बिल्कुल अलग थी, सब्सिडरी बिल्कुल अलग थी, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, अगर मान लो मैं एज अ शेयर होल्डर होता और कंसोलिडेशन का कुछ ऐसा ना होता, गवर्नमेंट ना लाई होती, तो मैं सिर्फ क्या कहता, अच्छा 10 तो अच्छा 7 की इन्वेस्टमेंट है, अच्छा। लेकिन जब कंसोलिडेशन बना तो कंसोलिडेशन से क्या निचोड़ निकल कर आया, कंसोलिडेशन ने ये दिखा दिया मुझे कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी को अगर आप ध्यान से देखें तो गाइज आप खुद ही सोचे ना कि 13 लाख रुपए वाली कंपनी सिर्फ 7 लाख रुपए में बिक गई। अब एक के लिए तो लॉस है और एक के लिए क्या है, प्रॉफिट है। एक के लिए लॉस है और एक के लिए प्रॉफिट है। उसी को नेट इफेक्ट कर दिखाना ही कि एक्चुअली में दोनों कंपनी का निचोड़ क्या है, क्लब करके एक्चुअली में सिचुएशन क्या आती है। तो गाइस अगर आप देखो ना तो कितनी अच्छी लग रही है, 10 और 2 12 की बैलेंस शीट, 12 और 1 13 की बैलेंस शीट। लेकिन जब हमने इसको ऐड किया ना तो देखिए एक्चुअल पोजीशन क्या निकल कर आई है, एक्चुअल पोजीशन निकल के आई है कैपिटल 10 और रिजर्व एंड सरप्लस 8, यानी कि सिर्फ 18, यानी कि होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों की जो एक्चुअल में नेटवर्थ है वो 18 लाख ही है। यानी कि कहीं ना कहीं गाइस मैं थोड़ी लिटरेट भाषा यूज कर रहा हूँ कि हम टोपी पहना रहे थे, टोपी। देखिए ये 10 और 2 12, ये 12 और 1 13। अगर मैं इसको गाइस प्लस कर दूं दोनों को, गाइस मैं अगर इसको प्लस करूं तो देखिए ये हो गया 10 और ये हो गया 2 और ये हो गया 2 और ये हो गया 1। देखिए गाइस 15 लाख अगर मैं H की और S की कॉमनली ये दोनों फिगर ऐड कर लूं, 1 2 3 4, तो 15 लाख आ रहा था, ठीक है। लेकिन आप यहाँ देखिए ना, ये यहाँ पे 8 लाख आया है। क्यों ये 8 लाख क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो इन दोनों का इफेक्ट था वो कहीं डिस्क्लोज नहीं हो रहा था। इसी को डिस्क्लोज कराने के लिए ही होल्डिंग कंपनी को लाना पड़ा, ठीक है गाइस। तो आज हमने खाली बेसिक समझा है और हम इसको आगे बहुत अच्छे से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गाइस।